जिनको ट्रांसफ़र ऑफ पावर जिनकी वजह से मिली, उनको उन्होंने एक्नॉलेज तक नहीं किया। एक जो कृतज्ञता की सीमा हो सकती है, वो उस कृतज्ञता की सीमा तक गए। और जो कोलैबोरेटर थे शाहनवाज़ खान जैसे, या आपके जो जिनका नाम अभी आपने लिया, जो एमआई की तरफ से काम कर रहे थे, उन सबको रिवॉर्ड किया, बिल्कुल गिने-चुने लोगों को सिलेक्टिवली। जी। यस सर। तो उसमें ये चीज़, उसमें एक जो बार-बार ये डिस्कशन काफ़ी आती है, और इसको काफ़ी लोगों ने, जनरल बख्शी लोगों ने रिसेंटली उठाया करके, कि इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जब सारी घटनाएं घटी हैं तो उस टाइम इंग्लैंड में, आपको जैसे मालूम है कि आपका चर्चिल वॉज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपेंड। जब भारत के कांग्रेस के लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे तो चर्चिल वॉज द प्राइम मिनिस्टर, और चर्चिल वॉज अ हिंदू फोब। उसने जो है गाली गलौच देके बात की है हिंदुओं के बारे में। इंडिया को वो हिंदू समझता था, उसने उल्टा सीधा, बहुत मरने मारने के बारे में उसने बहुत उल्टा सीधा बोला हमारे बारे में। अब सुन के खून खौल जाता है, और वो इनफैक्ट इतना खून खौलता है कि कांग्रेसी नेता भी उसके बारे में अब शशि थरूर लिख रहा है उसके बारे में, कि चर्चिल ने ये काम किया, उसकी हालत, वो बहुत गलत आदमी था, ये था वो था। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ये बात नहीं बोलते कि सन 65 में जब चर्चिल मरा था तो हम लोगों ने अपना झंडा नीचे कर दिया था। इसको लेकर पार्लियामेंट में बवाल मचा कि जो आदमी आपके खिलाफ में, जिसकी वजह से यहाँ लाखों लोग मरे हैं, उसके मरने में तुम लोग झंडा नीचे करोगे। तो ये जो मानसिकता, जो वेस्टर्न मानसिकता हमारे साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में है, वो उसका बहुत बहुत डीप रूटेड है। उसका कारण ये है कि वो राय बहादुरों की औलादें वहां बैठी हुई हैं, जिनको आपने पर्जिंग नहीं किया आप लोगों ने 47 में। बहरहाल 46 की शुरुआत में जो क्लेमेंट एटली, जो सुभाष बोस से मिल चुके थे, लेबर पार्टी थोड़ी सी वो थी, इवन दो क्लेमेंट एटली वाज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द वॉर, चर्चिल का डेप्टी वही था, लेकिन उस थोड़ा सा चर्चिल के मुकाबले में लाख गुना अच्छा आदमी था। तो उसने जब ये सारा भारत में ये आईएनए ट्रायल हुए, दंगा फसाद होना शुरू हो गया, लोग मरने शुरू हो गए, रॉयट्स हुए, फलाना ढमकाना, और कांग्रेस लोगों ने दबा के पॉलिटिक्स करी उस बात को लेकर के, तब उन्होंने एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन यहाँ भेजा, और वो डेलीगेशन ने जाकर के रिपोर्ट किया। और ये ट्रांसफर ऑफ पावर में ये जिक्र है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में वो मीटिंग होता है लोगों का, और वो जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ने उनको रिपोर्ट किया प्राइम मिनिस्टर एटली को, कि या तो आप निकलो यहाँ से या निकाल दिए जाओगे। वो आईएनए को लेकर के कांग्रेस ने बवाल मचा रखा, और ये हमारे खिलाफ चल रहा। तो दैट मैसेज ही गॉट वेरी क्लियरली। नाउ इंटरेस्टिंगली एटली साहब भारत में सन 56 में आए थे, और वो बहुत जबरदस्त घटना है। उसके बारे में थोड़ी और डिटेल में रिसर्च की जरूरत है, मैंने काफी की है। लोग एक स्टैंडर्ड चीज पढ़ते हैं, लेकिन उसमें काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। उस जमाने में आपको मालूम है कि हाँ, जहाज, बहुत लंबी लंबी यात्रा करना मुश्किल था। जैसे आजकल तो मैं दिल्ली कलकत्ता की फ्लाइट सीधी पकड़ूंगा, उस जमाने में जहाज छोटे होते थे 56 में, कम से कम भारत में। तो आप अगर दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से आप लखनऊ में लैंड करेंगे, फिर आप लखनऊ में ब्रेक लेकर के फिर आप कलकत्ता जाएंगे ना, सीधी फ्लाइट जरा होती नहीं थी। एनीहो 56 में एटली साहब भारत में आए, ये सबको पता है। और आने के बाद में वो लखनऊ गए, लखनऊ में जाकर के उनको संपूर्णानंद जी, जो उस जमाने के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनको रिसीव किया, और वो राजभवन में रहे। वहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग घटना घटी। उसके पीछे एक और लंबी कहानी, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, कि संपूर्णानंद जी का लिंक सुभाष बोस के साथ 1920 के साथ था। संपूर्णानंद जी सो कॉल्ड गुमनामी बाबा के साथ में भी जुड़े हुए थे, जो उस टाइम पे लखनऊ में थे। संपूर्णानंद जी ने, जो संस्कृत के बड़े विद्वान प्रकार वो थे, और बाद में राजस्थान के गवर्नर बन के फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, पंडित जी के कैंप में नहीं थे। डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने एटली को पूछा, वेयर इज सुभाष चंद्र बोस? उन्होंने आंसर दिया कि वो रूस के अंदर है, लड़ाई, कोई उसकी मौत नहीं हुई थी। इंटरेस्टिंग कहानी है कि वहां पे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो ऑफिसर था, जो उनको फॉलो कर रहा था, सिक्योरिटी वाला, धर्मेंद्र गौड़ ने ये उनकी बात सुनी, और 1985 में धर्मेंद्र गौड़ ने अमर उजाला में आर्टिकल लिखा उसको लेकर के। बाद में अपनी किताबें उसने छापी, उसमें लिखा। धर्मेंद्र गौड़ बहुत मशहूर आदमी है कुछ सेंस में, कि उसी ने चंद्रशेखर आजाद के बारे में किताब लिखी थी, जिसमें उसने इंटेलिजेंस की फैलो का जिक्र किया। मेरे ख्याल से उसी ने ये बात निकाली कि वो यशपाल वाज द ट्रेटर, जिसने उनका नाम लीक किया था, क्योंकि वो फाइलों के अंदर नाम यशपाल का शायद कहीं पे है। लोग पंडित का नाम देते हैं, कि मेरे ख्याल से पंडित जी का, ऐसे पंडित जी उस टाइम के नहीं थे, कम से कम उस टाइम पे, तो यशपाल का नाम लेके कि ये आदमी। तो धर्मेंद्र गौड़ की किताबें मिल जाती हैं, अमेजन पे मिल जाएंगी आपको हिंदी में अभी भी। ही इज नो मोर। उनके लड़के से मेरी बातचीत हुई थी, उनके कुछ कागज वागज मैंने देखे। तो एनीहाउ उन्होंने 85 में उन्होंने, धर्मेंद्र गौड़ ने ये आर्टिकल लिख करके बोला, बाद में रिपीट किया अपनी किताबों के अंदर, कि मैंने एटली की और मैंने संपूर्णानंद जी की बातें सुनी थी। उसने बोला कि वो आदमी जिंदा है, मरा नहीं है, वो रूस में चला गया था। तो इसका मतलब ये है कि एटली साहब बड़े खुले दिमाग से देश में, भारत में आए थे। उसके बाद वो जाते हैं कलकत्ता,
और कलकत्ता में किस्मत ये है कि उस टाइम पे गवर्नर वहाँ पे जो था, उसकी गवर्नर सारे कांग्रेसी थे, लेकिन वो गवर्नर की डेथ हो चुकी थी। तो उस जमाने के जो है चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, फनी भूषण चक्रवर्ती, पहले भारतीय जो चीफ जस्टिस बने थे कलकत्ता हाई कोर्ट के। मेरे ख्याल से 1951-52 तक वहाँ पे आपके जज अंग्रेजी हुआ करते थे आज़ादी के बाद भी। तो वो पहले भारतीय थे जो चीफ जस्टिस बने हैं कलकत्ता हाई कोर्ट, जो सबसे प्रेस्टिजियस कोर्ट था उस जमाने में। पहला मेरे ख्याल से कोर्ट भारत में जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ही बना था। वो एक्टिंग गवर्नर बने थे और फनी भूषण चक्रवर्ती ने 2 दिन तक उनको होस्ट किया वहाँ पे, उनसे लंबी बातचीत करी। और बातचीत का जो उनका मसौदा हुआ था, उन्होंने पहले तो डर के मारे उनकी हिम्मत नहीं हुई, ऑब्वियसली वो गवर्नर होते तो वो नहीं बोल सकते। मेरे ख्याल से 58-59 में वो रिटायरमेंट उनकी हुई है। उसके बाद में उसने आदमी ने हिम्मत करके 63 में पहली बार ये बात पब्लिकली एक लेक्चर में बोली कि एटली ने मुझे ये बताया था कि हमारा भारत छोड़ने का जो मेन कारण था वो सुभाष चंद्र बोस थे और गांधी का रोल मिनिमल है मेरे डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो ये दिस इज कमिंग फ्रॉम द पर्सन हु टुक द डिसीजन। अब बड़ी अजीब सी बात है, हम इस बात की कभी जिक्र करते हैं तो कुछ लोग बड़े इतने अक्लमंद लोग हमको मिलते हैं, वो हिस्टोरियन आ जाते हैं कि नहीं एटली गलत बोल रहा था। अरे तुम्हारे जैसे हिस्टोरियन देयर आर डाइम अ डजन हैंगिंग अराउंड इन इंग्लैंड। हु आर यू? दिस मैन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ही वाज द डिसीजन मेकर एंड दैट्स व्हाट ही टोल्ड। अब फनी भूषण चक्रवर्ती ये बोलते हैं बाद में कि मेरी जो पब्लिक्स में उन्होंने स्पीच दी कलकत्ता में, उसको ऑल इंडिया रेडियो में कवर किया गया, लेकिन एटली वाली बात को सेंसर कर दिया। ही गॉट द मैसेज की सेंसर ये लोग करेंगे। वो फिर आदमी खुल के बात नहीं कर पाया बाद में, लेकिन बाद में जाके उसने, एक भगवान भला करे, उसने एक अच्छा काम किया कि डॉक्टर आरसी मजूमदार के पब्लिशर को उसने एक चिट्ठी लिखी अपने हाथ से, और डॉक्टर मजूमदार ने बड़ा अच्छा काम किया कि उसकी फोटोकॉपी छाप दी अपनी किताब में। तो उसमें उन्होंने बंगला में लिख कर छोड़ा कि ऐसे से मेरी एटली से बातचीत हुई थी, एटली ने मुझे ये बात बोली और कि गांधी का रोल मिनिमल है और मेन सुभाष बोस का। 1960 के अंदर वरुण डे नाम का एक बड़े जाने माने लेफ्ट और कांग्रेस वालों के बड़े इज्जत वाले हिस्टोरियन हैं वरुण डे। उनकी डेथ हुई है 2-3 साल पहले। सन 60 में वरुण डे ऑक्सफोर्ड में मिले एटली साहब से, और एटली ने उनको सेम बात बोली कि साहब मैं तो इसलिए छोड़ के गए थे हम लोग देश यहाँ पे हिंदुस्तान को। वरुण डे, क्योंकि वो मेरे ख्याल से उसकी पॉलिटिकल लीनिंग थी, वो जिंदगी भर मुंह नहीं खोला। वो जाकर के अपने मरने से 1-2 साल पहले उसने कलकत्ता में एक आर्टिकल लिखा जहां उसने गलती से लास्ट में ये लाइन ऐड कर दी कि साहब हम लोग वहां गए थे सन 60 में, तो एटली ने मुझे भी ये बात बोली थी, शायद अपनी बढ़त मारने के लिए, बट ही एडमिटेड द सेम फैक्ट। सो नाउ व्हाट्स हैपनिंग कि आपको मल्टीपल सोर्सेज से ये बात, आपको सब पता है कि इंटेलिजेंस और रिसर्च में क्या होता है कि आपको 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेज अगर ये चीज कंफर्म कर दें वो गॉस्पेल ट्रुथ है। जैसे एक आदमी अफ्रीका में है, वो कहता है कि बिन लादेन अबोटाबाद में है। दूसरा आदमी आपका बैठा है अमेरिका में, वो कह रहा है जी बिन लादेन आपका अबोटाबाद में है। तीसरा हिंदुस्तानी है, वो कह रहा है अबोटाबाद में। तो 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्सेज अगर एक बात पे कन्वर्ज कर जाए, तो यहाँ तो 8-10 लोग जो सिस्टम के बाहर अंदर इंटेलिजेंस वॉइस रहा है, ऊपर से आपका इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर। अब कोई वो जज साहब तो कोई पॉलिटिशियन तो थे नहीं आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे, बाबा साहब भी यही बात बोल रहे हैं। तो सारे के सारे वही बात को एडमिट कर रहे हैं कि भैया मेन आज़ादी निकलने का रीज़न ये था, और ये देखो इन लोगों की चालाकी कि इन लोगों ने सारा का सारा जो है वो अपने सिर में ये उन्होंने बांध दिया तमगा कि साहब हम लोगों ने अहिंसा से अंग्रेज को भगा दिया था। और आपके सामने बेशर्मी है कि वही क्लेमेंट, वो आपका जो चर्चिल, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए थे यहाँ पे, वो फिर से इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनता है 1950-51 में। किसी भारतीय की हिम्मत नहीं हुई जाके उससे बोले कि बेटा यू ऑस एन अपॉलॉजी। यहाँ पे आकर के यहाँ पे जिमखाना क्लब में आप हमको अंग्रेजी सिखाते हो। You try to impress people with your accent that you can speak good English. Why didn't you open your mouth in front of Clement Attlee? Why didn't you ask them for an apology? Even people working under him, they could not take the way this man talked about Indians. आप जो आज गुस्सा दिखा रहे हैं, आप शशि थरूर की किताब निकलने के बाद में कि उसने लाखों लोगों को मारा है, तब आपने क्यों नहीं बोला उससे कि उसको कम से कम माफी तो मांगे भैया। कम से कम बड़ा इस देश के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, इतना इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि सारी आजादी की लड़ाई में वो जो मेन काम करने वाले का नाम आपने हटा करके दूसरे का नाम आप लोगों ने चेप दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है। तो बड़ी शर्म की बात है, बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं, वहां आप मानेंगे नहीं संजय जी, वहां पे मतलब गांधी भक्ति का वो मतलब होड़ लगी हुई है। क्या भाजपा वाले, क्या आपके टीएमसी वाले वो ये साबित करने पे तुले कि मैं सबसे बड़ा गांधी भक्त कौन है देश के अंदर। कोई आदमी वहां पे ये बात नहीं कह रहा कि मेन अगर आप आज बंगाली प्राइड अगर कोई मुद्दा है कि जिस आदमी की वजह से इंडिपेंडेंस मिला वो बंगाली था, उसने इतने काम किए, आप उसका नाम साफ करके आप लोगों ने गांधी का नाम प्रमोट कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी वाले।
क्या ये मुद्दा नहीं बनना चाहिए? आपको लगता है कि उसके 125 साल में वो उसकी फोटो में आपने फूल माल लगा दी तो उसे नाम हो जाएगा? वो तो इंदिरा गांधी भी करती थी। इंदिरा गांधी ने भी अपने जब 15 अगस्त की जब लाल किले में जब लेक्चर होते थे तो 3 नाम लेती थी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, महात्मा गांधी, अपने पिताजी का नाम और सुभाष बोस का नाम। सुभाष बोस को किसी के नाम की जरूरत नहीं है इस देश में, वो बहुत मशहूर है। मोदी जी नाम ले ना ले नहीं फर्क पड़ेगा। He was very popular even earlier, he is popular even today. Indira Gandhi had to take his name, Rajiv Gandhi took his name. सावरकर को भी किसी की जरूरत नहीं है नाम की, उसका भी नाम कोई लेता नहीं है, लिप सर्विस दे रहा है। सावरकर के बारे में अच्छी बातें तो इंदिरा गांधी ने भी करी है। किसी भी आदमी बेसिक सेंस है तो वो अच्छी बातें करेगा, किसी महापुरुष के बारे में गलत नहीं बोलेगा। तो आप क्या अलग काम कर रहे हैं? तो वो बात लेके कि इससे बड़ी मतलब गलत बात नहीं हो सकती कि जिन लोगों ने आपके लिए कुर्बानी दी, जिन लोगों ने आपको आज़ादी दिलाई, आप उन लोगों का नाम साफ करके आप झूठी कहानी पब्लिक पर चेप रहे हो, क्योंकि वो कहानी आपकी अमेरिका यूरोप में चलती है।